नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त आपके बीच में दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर पुनः उपस्थित हूं और डेली की तरह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए आपको मोटिवेशनल कोट से जोड़ना चाहेंगे। देखिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन लाइनों में आपको केवल यही स्पष्ट बताने की कोशिश की गई है, सफलता मिले ना मिले, लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते के एक अच्छे मुसाफिर जरूर बन जाएंगे। आपको इसी उम्मीद के साथ निरंतर प्रयास करते रहना है, हार नहीं मानना है। आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें। और आपसे बार बार ये कहा जाता है कि ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। इसमें आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगता है। जो भी कमियां हैं वो भी बताइए और जो आपको इसमें अच्छाई नजर आती है वो भी आप इन दोनों को शेयर करिए। आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करें और देखिए आज का ये पहला प्रश्न दिया गया है। हाल ही में संस्थाओं की शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया विकल्प एंटोनियो गुटेरेस, दूसरा अरुणाभ घोष, तीसरा विनय मोहन क्वात्रा और चौथा दिया गया है वी अनंत नागेश्वरम। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी नाते इसका जो आपको अध्ययन है इसके बारे में जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए। अब यहां जो आपका आंसर होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर बी होगा, अरुणाभ घोष। ये पहले प्रथम दक्षिण एशियाई देश के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी प्रतिबद्धताएं की गई हैं उन प्रतिबद्धताओं को मानक के अनुरूप लाना। अब अगर हम यही देख लें दोस्तों अन्य विकल्प के रूप में, तो विनय मोहन क्वात्रा जी दिया गया है जो अगले भारत के विदेश सचिव होंगे। भारत के अगले विदेश सचिव होंगे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। अगर हम यही बात करें वी अनंत नागेश्वरन का, तो ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बात करें तो यूएन के महासचिव के रूप में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इनका संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाल के हैं। आइए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें हम लोग। देखिए, यहां दिया गया हाल ही में किसने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ शकुंतला नामक अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? यहां पहला दिया गया है फिक्सेल, दूसरा दिया गया कॉस्मोस, तीसरा दिया गया डीआरडीओ, चौथा दिया गया है इसरो। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। यहां से प्रश्न आपके हमेशा पूछे गए हैं और इसका जो सही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पिक्सेल के द्वारा शकुंतला नामक व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, पर्यावरण में घटने वाली सभी घटनाओं को रिपोर्ट करना। जैसे बर्फ का पिघलना हो गया, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो गया, वनों की कटाई हो गई। ये सारा जो कार्य है ये शकुंतला नामक जो स्पेसएक्स रॉकेट है इसी के द्वारा ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट की जाएंगी। अब अगर हम यही देखें दोस्तों, डीआरडीओ दिया गया है, इसरो दिया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1958 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं।
जी सतीश रेड्डी जी हैं और इसका मुख्यालय जो है ये दिल्ली है। अगर हम यही बात कर लें इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान समय में है डॉक्टर सोमनाथ जी हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें इसी क्रम में। यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के रूप में करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां समायोजित किया गया है, आपसे पूछा भी गया है कई बार। देखिए ये पहला प्रश्न है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में भारत का कब तक का लक्ष्य है कि ये अपना नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कर लेंगे? तो भारत का जो लक्ष्य है 2070, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में भारत का लक्ष्य 2070 का है। यही देखिए पिछली बार परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, COP 26 का आयोजन कहां किया गया? तो COP 26 का आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया। अब COP 27 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मिस्र में किया जाएगा। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, इनको आप जरूर याद रखिए। अगला दिया गया, धारणीय विकास की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो बंटलैंड के द्वारा धारणीय विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1992 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अगर भारतीय के परिप्रेक्ष्य में देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में नीरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वन्य जीवों को अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो देश आपका है इक्वाडोर है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टिकोण से। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? अब यहां विकल्प आपके दिए गए, पहला 10 अप्रैल, दूसरा 7 अप्रैल, तीसरा 14 अप्रैल और पांचवा दिया गया है दोस्तों 9 अप्रैल। यहां जो सही आंसर आपका होगा ये आपका होगा 10 अप्रैल। सैमुअल हनीमैन के जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है, सैमुअल हनीमैन को किसका जनक कहा जाता है? तो सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम यही देखें दोस्तों 7 अप्रैल के बारे में, तो यहां से भी प्रश्न लगातार बने हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर 7 अप्रैल 1948 में पहली बार बैठक हुआ था और उसी दौरान WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसी कारण प्रत्येक वर्ष जो है WHO के स्थापना दिवस के रूप में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा है और इसके प्रमुख के बारे में बात करें दोस्तों तो इसके डॉक्टर टेड्रोस जी इसके प्रमुख हैं। अगर यही बात कर लें दोस्तों 14 अप्रैल के बारे में, तो आपको हमेशा यहां से याद रखना है कि अंबेडकर साहब का एक बहुत प्यारा सा कोट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना राज करेगा। ये मान के चलिए शिक्षा ही आपको सर्वोपरि स्थान पे ले जा सकता है और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहां देखिए 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ हमको यहां से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। जब भारत में पहला चुनाव 1950 और 51 ईस्वी में जो हुआ था चुनाव, उस दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी कहां से चुने गए थे सदस्य के रूप में? तो
बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बंटवारे के कारण वह क्षेत्र भारत से अलग हो जाने के कारण ये महाराष्ट्र से सदस्य के रूप में चुने गए। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो उसमें पहले आपके हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, साथ ही साथ तेज बहादुर सप्रू जी। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज में भाग लिया था। साथ ही साथ अगर हम यही बात कर लें 7 अप्रैल से, एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। रवांडा में एक नरसंहार हुआ था तुस्सी जनजाति। रवांडा में तुस्सी जनजाति का नरसंहार हुआ था। कहा जाता है कि एक दिन में लगभग मिलियन लोग मारे गए थे। इसी कारण इनके याद को भी 7 अप्रैल में रवांडा नरसंहार या तुस्सी नरसंहार दिवस के रूप में भी 7 अप्रैल को जाना जाता है। अगर यही हम बात कर लें दोस्तों 9 अप्रैल के बारे में, तो हमेशा से धोखे से वार करने वाला पाकिस्तान जो है 1965 ईस्वी में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर धोखे से आक्रमण कर देता है, जिसमें से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों भारत के वीर सपूत भी उसमें शहीद होते हैं और उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहां नियुक्ति से प्रश्न है, तो पहला आपका है डॉक्टर गंगू सिंह, दूसरा विकास कुमार, तीसरा एम जगदीश कुमार, चौथा दिया गया अक्षय विधानी। दोस्तों यहां जो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का अगला प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया। यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये किसका स्थान लेंगे, तो डॉक्टर मंगू सिंह का यह स्थान लेंगे विकास कुमार जी। अब यही कुछ हम अगर भारतीय रेलवे के परिप्रेक्ष्य में देख ले दोस्तों, तो भारत में रेल सेवा का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में रेल सेवा का विस्तार हुआ 1853 ईस्वी में। अब यहां बात हो रहा है कि पहली रेल सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ हुई दोस्तों? तो मुंबई से ठाणे पहली रेल सेवा प्रारंभ हुई। अब यहां मेट्रो की बात हो रही, तो हमको यह जानना है कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कहां प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो सबसे पहले 1984 ईस्वी में मेट्रो सेवा जो है कोलकाता में प्रारंभ किया गया। अब यहां एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर यही हम बात कर लें एम जगदीश कुमार जी के बारे में, तो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कौन हैं? तो एम जगदीश कुमार जी हैं। अगर हम बात कर लें अक्षय विधानी के बारे में, तो फिल्म जगत से सबसे पॉपुलर जो प्रोडक्शन हाउस है यश राज फिल्म प्रोडक्शन के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विधानी को नियुक्त किया गया है। ये सारे प्रश्न आपके लिए सफलता में पत्थर के मील की तरह साबित होंगे। आप ये मान के चलिए, आपको इनको समराइज करते रहिए, देखते रहिए, आपका परीक्षा में 100% सफलता आपको मिलेगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। आपको अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच को डेवलप करना है और आप परीक्षा में सफल होके ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ें और देखें
यहां देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया गया। अब यहां विकल्प देखिए, पहला क्या दिया है, यूएई दिया गया है, चीन दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है और फिर श्रीलंका दिया गया है। दोस्तों, इनके लिए सफल परीक्षण ही मजाक बन गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मजाक बने पड़े हैं। अब बात आप समझ गए होंगे कि हम लोग बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान है। इन्होंने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है। और इसका शुरुआत इन्होंने कब किया था? 2015 में शाहीन 1 का इन्होंने सफल परीक्षण किया था। अब यही अगर हम बात कर ले पाकिस्तान से संबंधित राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसके बारे में, तो आप देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में दोस्तों अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो अपने कार्यकाल को निश्चित समय के लिए या अपने कार्यकाल को पूर्ण कर पाया हो। ये और एक बात और है कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे इमरान खान जी। ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रधानमंत्री है जिनको पहली बार, या वो कौन से पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया। और एक प्रश्न और भी देख लीजिए कि पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम यही देख लें तो श्रीलंका में जो आपातकाल राष्ट्रपति महोदय द्वारा लगा था उसको अब हटा लिया गया है। और अगर हम यूएई के बारे में बात कर लें, जैसे यहां पाकिस्तान की सफल मिसाइल शाहीन है, तो ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, होप मिशन का संबंध किससे है? तो होप मिशन का संबंध यूएई से है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। आइए देखिए, यहां एक बार पुनः आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित देश, यहां देश के बारे में बात हो रहा है, तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश। अगर यही पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, दूसरी बार नई दिल्ली, ये दूसरी बार सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवानी, ये राजस्थान का स्थान है, ये सबसे प्रदूषित है। साथ ही साथ यहां देखिए, विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कहां है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका। यहां पर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है, वो 119 डेसिबल है। दोस्तों आपको याद रखना है, ध्वनि की मापने की इकाई जो है वो डेसिबल बोला जाता है। तो यहां पर ध्वनि जो है 119 डेसिबल है। अब यहां देखिए, अगर हम यही भारत के परिप्रेक्ष्य में देख ले दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद ढाका के बाद दूसरे स्थान पे है। अब अगर यही देख ले हम, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अर्नेस्ट हेकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एजी टांसले ने प्रयोग किया था। आप अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो अंदाजन यही होगा कि लगभग सारे परीक्षाओं में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ कंफ्यूजन का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ शब्द ध्यान नहीं दिया जाता, इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। अगर आप इकोलॉजी को देखें तुरंत अर्नेस्ट हैकेल को लगाइए, और इसके साथ अगर पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ा है, इकोलॉजी सिस्टम जुड़ा है, तो आप एजी टांसले को लगाइए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला देखिए, हाल ही में भारत ने डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो यहां आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, पहला दिया गया पिनाका MK1, दूसरा EOS, दूसरा पृथ्वी 2 और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आपका ऑप्शन होगा, ये होगा आपका पिनाका MK1। अभी हाल के दिनों में डीआरडीओ के द्वारा आपको और भी जानकारियां दी गई थी, प्रलय और प्रहार क्या है? प्रलय और प्रहार जो है ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल है।
और यहां पर बात हो रहा है डीआरडीओ और सेना के द्वारा किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, तो पिनाका एम के फर्स्ट है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। अगला देखिए, हाल ही में माधोपुर घेड़ मेला और सरहुल त्योहार का संबंध किन किन राज्यों से है। अब यहां देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र दिया गया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान दिया गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान दिया गया है और गुजरात और झारखंड दिया गया है। यहां जो सही आपका आंसर होगा दोस्तों, विकल्प नंबर डी होगा, गुजरात और झारखंड। गुजरात में माधोपुर घेड़ मेला का आयोजन किया गया। यह क्यों किया जाता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह के उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम झारखंड के बारे में देखें तो सरहुल त्योहार कहां मनाया जाता है, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। इन चीजों को आपको ध्यान जरूर रखना है। आइए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ें। यहां देखिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पूछा गया है, पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो असम राइफल्स को कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी। भारतीय तटरक्षक के समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भारतीय तटरक्षक के समन्वयक के रूप में जी अशोक कुमार जी को भारतीय तटरक्षक के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सबसे कम उम्र की पायलट कौन है, तो आयशा अजीज, जिनका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। ये भारत की सबसे कम उम्र की पायलट हैं। पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय तैराक कौन है, तो ये जिया राय हैं। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो माधुरीपुरी बुच हैं। यहीं पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो धती बनर्जी हैं। यहीं पे आपको जेएनयू की पहली महिला कुलपति याद रखना है, जिनका नाम शांति धूली पड़ी है। और यहीं पे आपको सेल के बारे में याद रखना है कि पहली महिला अध्यक्ष के रूप में शोभा मंडल को नियुक्त किया गया। ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं परीक्षाओं में जरूर दिखाई देंगे। आइए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 11 से 31 मई 2022 को किस रूप में मनाने की बात की है। अब यहां देखिए, पहला दिया है परीक्षा वर्ष 4.0, दूसरा बाल त्योहार, तीसरा मित्रता पर्व, चौथा दिया है साक्षरता पर्व। तो यहां जो सही होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, परीक्षा वर्ष 4.0। अब यहां थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा लें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 2005 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना जो दोस्तों है ये 2007 में किया गया, 2007 में। और इसकी प्रमुख कौन है, तो प्रियंका कानून गो इसकी प्रमुख है। अब यही बात हो रही है दोस्तों कि 11 अप्रैल से 31 मई को किस सप्ताह के किसके रूप में मनाया जाएगा, तो परीक्षा वर्ष 4.0 के रूप में मनाया जाएगा। अब अगर हम 31 मई को अगर देख लें दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ मई माह में 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल विंड रिपोर्ट के आधार पर पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा वर्ष कौन रहा। मतलब यहां बात हो रहा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी किया गया और पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा वर्ष, मतलब सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ, तो आप देखें विकल्प पहला दिया 2018, दूसरा 2020, तीसरा 2021 और चौथा दिया गया है 2017। तो इसका सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी 2020 में
2020 में 95.6 गीगावाट 6 गीगावाट का पवन ऊर्जा का उत्पादन किया गया था और ये अभी तक का सर्वाधिक है। लेकिन दूसरा सर्वाधिक जो है 2021 में किया गया है उत्पादन और इसका मान आपका 93.5 गीगावाट है। ये डाटा आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, यहां से प्रश्न लगातार बने हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का किताब किसने जीता? अब यहां विकल्प आपके दिए गए हैं। पहला एम्बर ब्रेकन, दूसरा फ्रांसिस कैरे, तीसरा स्टोलेनबर्ग, चौथा दिया गया है डोमेन गैलेगेट। यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, एम्बर ब्रेकन। अब एम्बर ब्रेकन को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चिन्हित किया गया, तो इसकी विषय वस्तु क्या रही होगी ये जानने की जरूरत है। तो इंग्लैंड के एक स्कूल में इंग्लैंड के एक स्कूल में असुविधा और दुर्व्यवहार के कारण लगभग 200 बच्चों की मृत्यु हो गई। 200 बच्चों की मृत्यु हो गई और एम्बर ब्रेकन जो महिला हैं इन्होंने इन्हीं बच्चों के कपड़े को क्रॉस के निशान पे 200 बच्चों के कपड़ों को लगाकर प्रतीक के रूप में बनाया है, शोक संवेदना को व्यक्त किया है और इसी को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए चिन्हित किया गया है। आइए दोस्तों इसी क्रम में लास्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर स्टैटिक जीके के रूप में बहुत महत्वपूर्ण घास के मैदान दिए गए जो कि सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संस्था का यही उद्देश्य होता है कि आपको जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको बार बार रिकॉल करवा देना, जिससे आपके जब परीक्षा में आए हुए प्रश्न नहीं गलत होंगे तब आप कहीं ना कहीं अन्य लोगों से ऑलरेडी आगे चलेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जैसे अगर हम बात करें पुछताछ घास का मैदान तो ये हंगरी में पाया जाता है और हम बात करें सेल्वास का तो अमेजन जंगल में सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपी जो घास का मैदान है यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। साथ ही साथ पंपास घास की मैदान जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है और वेल्ड घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों और लास्ट में आपको पुनः डेली की तरह ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए एक पुनः मोटिवेशनल कोड लिखा गया है। शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत से टाला नहीं जाता। मतलब आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपने बल पे अपने सफलता को निश्चित करने के लिए अपने परिश्रम पर आपको विश्वास करना होगा और यकीन मानिए आप अगर ऐसा करते हैं तो आप सफल होके ही रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।